गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वेबिनार्स की सीरीज में, जिसमें हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अपील प्रोसेस, अपील चेन इन जीएसटी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वेबिनार में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेकेंड लेवल ऑफ अपील चेन इन जीएसटी, जो पर्टेन करती है अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास अपील के लिए। इससे पहले वाले दो वेबिनार्स में दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट लेवल ऑफ अपील की प्रोविजन जो सेक्शन 107 में दी गई हैं, और रिविजनल अथॉरिटी से रिलेटेड जो प्रोविजन सेक्शन 108 में दी गई हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं डायरेक्टली आपको टेक्निकल सेशन शुरू करते हैं हम लोग, और मैं आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। So let me take you to the presentation. Thank you. So सबसे पहले ये फर्स्ट स्लाइड है दोस्तों, इसमें मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है, और ये स्लाइड पिछले जो प्रेजेंटेशन है वहीं से ली गई है, एक्सेप्ट सम स्मॉल चेंज। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कोई भी ऑर्डर हमारे पास आता है, तो हमारे पास ये डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं जहाँ पे कोई भी ऑर्डर हमारे पास आता है। तो सबसे पहले जो हमारे को उसमें उस ऑर्डर में देखने वाली चीज है, वो हमें ये देखना है कि क्या उस ऑर्डर में कोई भी ऐसी मिस्टेक्स हैं विच आर अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, और अगर वो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड मिस्टेक्स हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग अंडर सेक्शन 161 उसी अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग या एपेलेट अथॉरिटी जिसने वो ऑर्डर पास किया है, उस अथॉरिटी को अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके ऑर्डर में जो मिस्टेक्स हैं विच आर अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, वो मिस्टेक को करेक्ट कर दें। सो इस चीज के लिए 3 मंथ्स की विंडो दी गई है to make that request after receipt of the after communication of the order जिसमें मिस्टेक्स अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नजर आ रही है। और ये रिक्वेस्ट जो है ये रिक्वेस्ट फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन की जानी चाहिए उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या उस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास या उस अपीलेंट अथॉरिटी के पास। तो उस सिचुएशन में अगर 3 महीने में ये रिक्वेस्ट की जाती है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट ऑर्डर उस अथॉरिटी को वो रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। ऐसा सेक्शन 161 में लिखा गया है। और ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन या तो वो एडजुडिकेटिंग या अपीलेंट अथॉरिटी सोमोटो भी कर सकती है, या कमिश्नर सीजीएसटी या कमिश्नर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की रिक्वेस्ट पे कर सकती है, या जो एग्रीव्ड पर्सन है उसकी रिक्वेस्ट पे भी इस तरह की करेक्शन की जा सकती है। ये प्रोविजन है सेक्शन 161 में। सो सबसे पहला स्टेप जो हमारे को कभी भी हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, तो सबसे पहला स्टेप तो हमें ये देखना है कि क्या उसमें कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड तो नहीं है, राइट। उसके बाद में हमारे को सेकंड स्टेप में हमारे को ये देखना है कि क्या वो ऑर्डर जो है जो हमें आया है वो अपीलेबल ऑर्डर भी है। नॉर्मली जितने भी ऑर्डर या डिसीजंस किसी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेंट अथॉरिटी द्वारा पास किए जाते हैं, वो सारे ऑर्डर्स या डिसीजन नॉर्मली अपीलेबल होते हैं, उनको अपील प्रोसेस में लाया जा सकता है। लेकिन देयर आर सम इंस्टेंसेस under section 124, there are 4 instances which are non-appealable, meaning thereby if there is some decision or order which has been taken by the competent authority, and that is one of the decisions which are listed out in section 121 of CGST Act, तो उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अपीलेबल ऑर्डर नहीं है। तो आइए हम एक एक करके देख लेते हैं ऐसे वो 4 इंस्टेंसेस जो सेक्शन 121 में नॉन अपीलेबल बनाए गए हैं, वो सेक्शन कौन से वो इंस्टेंसेस कौन से इंस्टेंसेस हैं। सो सबसे पहला इंस्टेंस तो इसमें वो है दोस्तों, जहां पे अगर किसी एक पर्सन प्रोसीडिंग्स ऑफ वन केस किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की या टैक्सेबल पर्सन की कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर दी जाती है, तो वो नॉन अपीलेबल हो सकता है। दूसरा होता है जहां पे सीजर एंड रिटेंशन ऑफ बुक्स, रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स हुआ है। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं सेक्शन 129 में
अगर गुड्स का और जो व्हीकल है जिनमें गुड्स को मूवमेंट किया जाता है, उनको उनका उनको उनको रिटेंशन हो सकता है और उनका सीजर और रिटेंशन हो सकता है। और जैसा कि हम ये जानते हैं सेक्शन 130 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में कन्फिस्केशन की भी पावर्स हैं, कन्फिस्केशन की भी पावर दी गई है। सो इस तरीके से अगर सपोज इस कन्फिस्केशन या सीजर के प्रोसेस में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स, बुक्स या रिकॉर्ड्स को सीज किया जाता है, तो दैट ऑर्डर और या दैट डिसीजन ऑफ द ऑफिस जीएसटी ऑफिसर इज नॉट अपीलेबल ऑर्डर। थर्ड चीज आती है दोस्तों, जहां पे हमारा एक ऑर्डर है जो अगर सपोज जैसा हम जानते हैं सेक्शन 134 में अगर किसी भी आदमी को प्रोसिक्यूट किया जाना है इन इन अंडर सीजीएसटी एक्ट, तो उसके लिए कमिश्नर की अप्रूवल जरूरी है। अगर किस कमिश्नर ने अगर कमिश्नर ने किसी भी टैक्सेबल पर्सन को अगर अगर उसको प्रोसिक्यूट करने की अप्रूवल दे दिया है, तो इससे भी कोई पर्सन एग्रीव फील करके और सेक्शन 121 में उस ऑर्डर या डिसीजन के अगेंस्ट अपील प्रोसेस में नहीं आ सकता। और फोर्थ एंड लास्ट इंस्टेंस वो वाला इंस्टेंस है दोस्तों, जहां पे सेक्शन 180 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कमिश्नर के पास एक राइट है कि अगर वो चाहे तो किसी एसएससी को उसकी रिक्वेस्ट पर वो इंस्टॉलमेंट में 24 इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स का अमाउंट पे करने की परमिशन दे सकता है। सो अकॉर्डिंगली अगर सपोज किसी एसएससी ने रिक्वेस्ट की अंडर सेक्शन 80 इंस्टॉलमेंट में टैक्स को पे करने की कमिश्नर के पास, और कमिश्नर ने अगर उसको टर्न डाउन कर दिया, तो उस ऑर्डर या डिसीजन ऑफ द कमिश्नर के अगेंस्ट भी और अपील प्रोसेस में, अपील चेन में नहीं जाया जा सकता है। तो एक बार हम लोगों ने देख लिया कि जो ऑर्डर हमारे पास आया है उसमें सेक्शन 161 में मिस्टेक्स अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, और वो अगर अपीलेबल भी ऑर्डर है, देन ओनली क्वेश्चन कम्स ऑफ फाइलिंग अपील। अब अपील जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा भी की जा सकती है, जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 107 में देखा। ऑफ कोर्स सेक्शन 108 में तो सुमोटो ही जो रिविजनल अथॉरिटी होती है वो केस को या ऑर्डर वो डिसीजन को या ऑर्डर को पिक करती है और देखती है कि कहीं कोई डिसीजन या ऑर्डर ऐसा तो किसी ऑफिसर ने पास नहीं कर दिया व्हिच इज डिटरमिनेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। तो वहां पे सेक्शन 108 में राइट जो रिवाइज करने का है वो सिर्फ ऑफिसर के पास है, जीएसटी अथॉरिटीज के पास है, वहां एसएससी की कोई से नहीं है। लेकिन जो अपील प्रोसेस है अंडर सेक्शन 107 और 108, वहां पे एसएससी एज वेल एज डिपार्टमेंट अपील में जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये जो ऑर्डर है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ये एक रिविजनरी अथॉरिटी ने अगर रिवाइज किया तो 108 में वो रिविजनरी अथॉरिटी किसी ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है, और उसी प्रकार से कोई भी एसएससी या डिपार्टमेंट भी अपील प्रोसेस में आ सकता है, और वो 107 में अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील प्रोसेस में आ सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर वेबिनार में दोस्तों हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 112 व्हिच इज द सेकंड लेवल ऑफ अपील चेन इन जीएसटी इन जीएसटी लॉ। सो अगर कोई भी ऑर्डर जो किसी अपीलेट अथॉरिटी द्वारा अंडर सेक्शन 107 अगर वो पास हुआ, या अगर वो किसी रिविजनल अथॉरिटी द्वारा 108 में पास हुआ, तो उस सिचुएशन में उस ऑर्डर के अगेंस्ट ये 107 में जो ऑर्डर हुआ उसके अगेंस्ट अगर डिपार्टमेंट या एसएससी चाहे तो वो 112 में अपील सेकंड लेवल ऑफ अपील में जा सकते हैं। और अगर सपोज यहाँ पे भी अगर रिविजनल ऑर्डर भी कोई पास हुआ अंडर सेक्शन 108 में, तो यहाँ पे भी एसएससी या डिपार्टमेंट जो भी एग्रीड हो उस ऑर्डर से वो सेकंड लेवल ऑफ अपील अंडर सेक्शन 112 में अपील प्रोसेस में जा सकते हैं। सो हमारा पूरा फोकस जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा जो पूरा इस रहने वाला है वो फोकस दोस्तों हमारा रहने वाला है सेक्शन 112 which is second level of appeal. Okay, moving on.
अब हम यहाँ देख रहे हैं सेक्शन 161 को मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है और सेक्शन 161 प्रेजेंट बता रहा है कि अगर मिस्टेक कोई अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो तो वहां पे या तो वो जिस अथॉरिटी ने वो ऑर्डर पास किया है या कमिश्नर SCST या UTGST जो भी एप्लीकेबल हो या जो एग्रीव्ड पर्सन हो वो रिक्वेस्ट कर सकता है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स वो उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर सकता है और विद इन 6 मंथ्स वो उसको वो जो करेक्शन जो उन्होंने करनी है जिस भी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था तो वो उसका ऑर्डर पास करेंगे। लेकिन ये 6 मंथ की विंडो जो है ये विंडो इन केस ऑफ क्लेरिकल और अर्थमेटिकल एरर अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन उस केस में एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई भी जो मिस्टेक विच इज एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड वो क्लेरिकल नेचर की है अर्थमेटिकल नेचर की है तो उस केस में 6 मंथ की विंडो के बाद में भी वो करेक्शन विच इज एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड वो एपरेंट फ्रॉम द फेस ऑफ द रिकॉर्ड उसको करेक्ट किया जा सकता है। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ दोस्तों मैंने कोशिश की है स्लाइड में दिखाने की कि आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू अपील चेन का दिया जाए ताकि आपको पता रहे कि हम एग्जैक्टली अभी कौन से स्टेटस में हैं और कौन से अपील लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमने जो प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में देखा था हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था सेक्शन 107 में अपीलेट अथॉरिटी के पास जो फर्स्ट लेवल ऑफ अपील जाती है जो कि फाइल की जाती है अगेंस्ट ऑर्डर डिसीजन ऑफ एनी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों अबाउट रिविजनल अथॉरिटी के जो राइट है अंडर सेक्शन 108 में उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। और जो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वेबिनार में दोस्तों उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड लेवल ऑफ अपील विच परटेन्स टू अपील अंडर सेक्शन 112 जो कि फाइल की जाती है अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास। ओके, अब इसको जो ये अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास जो ये फाइल की जाती है अब ये अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास ऑर्डर कौन कौन सी चेन से ऑर्डर आएंगे। देखिए एक तो ये जो अपीलेंट अथॉरिटी ने ये वाला जो ऑर्डर पास किया अपीलेंट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया उसकी अपील फाइल की जा सकती है अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास। और दूसरा ये वाला जो रिविजन अथॉरिटी देखिए ये रिविजन अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया उसकी भी अपील नेक्स्ट लेवल ऑफ अपील जो जाएगी वो नेक्स्ट लेवल ऑफ अपील अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। जैसा कि आप इस चेन में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास और भी अपील के और नेक्स्ट लेवल तो ये सेकंड लेवल ऑफ अपील था और थर्ड लेवल ऑफ अपील जो है वो है हाई कोर्ट के पास और फाइनल लेवल ऑफ अपील जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा टोटल फोकस जो रहने वाला है वो अपील एट द सेकंड लेवल इन दिस अपील चेन पे रहेगा जो अपील फाइल की जाती है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अंडर सेक्शन 112। मूविंग ऑन, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उस जो सेकंड लेवल ऑफ अपील है और ये सेकंड लेवल ऑफ अपील को अथॉरिटी कहां से मिली और ये कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है क्या इसकी पावर्स होती है और क्या क्या प्रोटोकॉल्स इनको फॉलो करने होते हैं। तो इस चीज में हमारे पास जो सामने हमारे आती है डेफिनेशन ऑफ अपीलेंट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। क्या कहती है वो डेफिनेशन कहती है अपीलेट ट्रिब्यूनल मींस एनी गुड्स और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 109। सो 109 ऑफ CGST एक्ट 2017 में राइट दिया गया गवर्नमेंट को कि वो GST काउंसिल की रिकमेंडेशन पे अपीलेंट ट्रिब्यूनल बना सकती है। अब वो कैसे बनाती है कौन कौन से लेवल ऑफ अपीलेंट ट्रिब्यूनल होते हैं वो अभी हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ सिर्फ हमारे को ये समझने की जरूरत है कि सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017 में ये लिखा गया है कि अपीलेंट ट्रिब्यूनल का मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो होगा उसका मतलब ये होगा कि वो ट्रिब्यूनल जो सेक्शन 109 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ऑफ CGST एक्ट 2017। अच्छा, मूविंग ऑन, अभी इसी बात को अगर मुझे डायग्रामेटिकली दिखाना हो तो दोस्तों ये हमारा वो सेक्शन आ गया सेक्शन
1029 में जहां पे डिफाइन किया गया था, और ये हमारा रूल आ गया रूल 110 जो कि सीजीएसटी रूल्स 2017 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अपील का प्रोसेस जो होगा, अपील का प्रोसेस कैसे होगा। अच्छा, अब जो सेक्शन 109 जिसमें ये बताया गया है कि अपील जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो बनेंगे, वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल कैसे फ्लोट किए जाएंगे, कैसे कंस्टिट्यूट जाएंगे, वहां पे ये वाली बात लिखा है कि अपीलेंट ट्रिब्यूनल के 2 लेवल्स होंगे, 2 टियर अरेंजमेंट ये होने वाला है। एक तो नेशनल लेवल पे होगा, अपीलेंट बेंच, नेशनल बेंच बनेगा, और दूसरा स्टेट लेवल पे होगा, हर स्टेट का अपना अपना ट्रिब्यूनल, स्टेट ट्रिब्यूनल होगा। नेशनल बेंच जो होगा दोस्तों, उसकी ब्रांचेस, ताकि हर आदमी को जिसको भी नेशनल बेंच में अपनी अपील फाइल करनी है, हर आदमी को दिल्ली ट्रेवल नहीं करना पड़े, क्योंकि सेक्शन 109 के हिसाब से जो नेशनल बेंच की सीट जो है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, राइट। ताकि हमारा कंट्री, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, अब दूर दराज के इलाकों से असेसिस जो एग्रीव्ड हो बाय ऑर्डर्स ऑफ एनी रिविजनल अथॉरिटी या एपीलेट अथॉरिटी, उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर उन्हें नेशनल बेंच के पास, अगर नेशनल बेंच का जो ट्रिब्यूनल है उसके पास अगर अपना अपील में जाना है, तो उनको दिल्ली ट्रेवल ना करना पड़े। इस चीज को फैसिलिटेट करते हुए यहाँ पे इन्होंने रीजनल बेंचेस की भी प्रोविजन किया है। नाउ रीजनल बेंचेस आर जस्ट एक्सटेंशंस ऑफिसेज ऑफ नेशनल बेंच, ताकि लोगों को दिल्ली ट्रेवल नहीं करना पड़े एवरी टाइम दे हैव टू फाइल एन अपील विद द नेशनल बेंच। लाइकवाइज कुछ स्टेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टेट्स ज्योग्राफी में काफी एरिया वाइज काफी बड़े हैं, और उस सिचुएशन में भी अगर एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टेट बेंच को लोकेट कर दिया जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को जो दूर दराज के इलाकों में उसी स्टेट में रहते हैं, उनको ट्रेवल करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सिटी में जहां पे ये स्टेट बेंच लोकेटेड होगा। तो इस हैसल से लोगों को असेसिस को बचाने के लिए स्टेट बेंचेस में भी एरिया बेंचेस की प्रोविजन है, और वो स्टेट बेंच में अगर सपोज वो चाहे, अगर स्टेट चाहे, और अगर इसमें अगर अगर गवर्नमेंट चाहे विद ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीसी काउंसिल, तो वो एरिया बेंचेस जो कि एक्सटेंशंस ऑफ स्टेट बेंचेस होंगे, वो भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, वो ये है कि नेशनल बेंच और रीजनल बेंच, अब इनका बेसिकली काम तो एक ही है। नेशनल बेंच जो है वो इंडिया लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, और रीजनल बेंच जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन से ऑपरेट कर रहा है, फिजिकली एक पर्टिकुलर रीजन से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन काम दोनों बेंच एक ही काम कर रहे हैं। सो अब इस सिचुएशन में अब इनके पास कौन से केसेस आएंगे? अब इनके पास ये बहुत क्लियरली लिखा गया है सेक्शन 109 में कि नेशनल और रीजनल बेंच के पास केसेस वही आएंगे जिनमें प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू इन्वॉल्व है। मीनिंग देयर बाय, अगर सपोज कोई ऐसा ऑर्डर या डिसीजन पास किया किसी अपीलेंट अथॉरिटी या अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, और उसको सेटल करवाने के लिए अगर सपोज सेकंड लेवल ऑफ अपील में अंडर सेक्शन 112 में अपील में डिपार्टमेंट या टैक्सेबल पर्सन उसमें अगर जाता है, उस अपील चेन में आता है, तो वो जो अपील जो उसको फाइल करनी पड़ेगी, वो अपील उसको नेशनल बेंच या रीजनल बेंच, अगर जिस पर्टिकुलर रीजन में वो लोकेटेड है उसके पास फाइल करनी पड़ेगी। लाइकवाइज अगर अगर यही सिचुएशन, अगर सपोज अगर स्टेट बेंच है, तो स्टेट बेंच के पास कौन सी अपील जाएंगी? सेकेंड लेवल ऑफ अपील जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के स्टेट बेंच के पास कौन सी अपील जाएंगी? सो क्योंकि जो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो अपील्स थी वो हमारी नेशनल बेंच के पास चले गई, तो अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई की जो अपील्स होंगी वो जाएंगी स्टेट बेंच या एरिया बेंच के पास। आई होप दिस इज क्लियर। आइए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों सेक्शन 112, जिसमें प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कि जो नेशनल बेंच और नेशनल बेंच या स्टेट बेंच के पास जो अपील्स जो फाइल होंगी उनका प्रोसीजर क्या होगा। सो इसमें सबसेक्शन 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई, उसमें बताया कि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन, अगर वो कोई भी ऑर्डर जो पास हुआ अंडर सेक्शन 107 में एपीलेट अथॉरिटी द्वारा, या कोई ऑर्डर पास हुआ अंडर सेक्शन 108 बाय डिविजनल अथॉरिटी द्वारा, तो वो विद इन 3 मंथ्स
फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, वो अगर चाहे, अगर वो एग्रीव्ड फील करता है तो वो अपील फाइल कर सकता है विद एपेलेंट ट्रिब्यूनल। अब वो एपेलेंट ट्रिब्यूनल, उसको स्टेट ट्रिब्यूनल में जाना है या उसको नेशनल बेंच के पास जाना है, ये वाली बात डिपेंड करेगी कि वो जिस मैटर से वो एग्रीव्ड है, क्या उसमें कोई प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने का कोई कोई इशू इन्वॉल्व है। अगर है तो वो नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के पास जाएगा, और अगर नहीं है तो देन वो स्टेट बेंच या जो एरिया बेंच है उसके पास जाएगा। यहाँ पे मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा दोस्तों कि ये पर्सन एग्रीव्ड से मतलब क्या है। पर्सन एग्रीव से मतलब क्या, इसमें डिपार्टमेंट भी है। इसमें दोस्तों डिपार्टमेंट के अलावा कोई पर्सन जो असेसी हो या टैक्सेबल पर्सन हो, यहाँ पे रेफरेंस उससे है। यहाँ पे डिपार्टमेंट को सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 112 में अपील करने का राइट नहीं है, क्योंकि उसके लिए अभी आने वाले सेक्शन में हम देखेंगे सबसेक्शन 3 और 4 में, वहां पे उनके लिए प्रोविजन दी गई है, वहां पे उनको विंडो दी गई है कि अगर डिपार्टमेंट चाहे तो वो भी अपील में आ सकता है। और इसमें ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है दोस्तों कि यहाँ पे टाइम जो दिया गया वो सिर्फ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर दिया गया है। कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर जो होता है वो होता है सेक्शन 169 में, वहां जहां पे मोड्स दिए गए हैं कि किस तरीके से ऑर्डर या किसी नोटिस को कम्युनिकेट किया जाएगा CGST एक्ट 2017 में। तो उसके विद इन 3 months के अंदर अंदर अगर असेसी किसी ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल कर सकता है। नाउ सेकंड चीज ये है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि अपीलेंट ट्रिब्यूनल में बहुत ज्यादा केसेस भी वहां पे फाइल नहीं हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक 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 राइट दिया गया है अपीलेंट ट्रिब्यूनल को कि अगर टैक्स का अमाउंट या आईटीसी का अमाउंट या डिफरेंस इन टैक्स या आईटीसी या फी या फाइन फी अपील, अगर सपोज अगर इनका अमाउंट जो है which if it does not exceed rupees 50,000, then it may refuse, may वर्ड यूज किया, ट्रिब्यूनल it may accept also, it may refuse to admit such appeal, right? नंबर 3 सबसेक्शन 3 में अगर हम जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट की अपील किया, डिपार्टमेंट भी अपील में जा सकता है। मीनिंग दिया भाई, अगर किसी अपीलेट अथॉरिटी या डिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर द्वारा डिपार्टमेंट एग्री फील करता है तो उस केस में डिपार्टमेंट को भी ऑप्शन दी गई है कि वो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील में, उस पर्टिकुलर ऑर्डर या डिसीजन के अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील में जा सकता है। तो इस सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ होगा तो देन कमिश्नर, उस जुरिसडिक्शनल कमिश्नर जो है वो जुरिसडिक्शनल कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी या तो सुमोटो या फिर वो किसी कमिश्नर ऑफ सीजीएस कमिश्नर ऑफ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के कमिश्नर के रिकमेंडेशंस पे या किसी नोडल ऑफिसर के रिकमेंडेशंस पे वो ही कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर डिसीजन और ऑर्डर ऑफ एपेलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी। और अगर उसे लगता है कि वहां पे लीगलिटी और प्रोप्राइटी के इश्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है तो वो अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बुला करके उनको डायरेक्शन दे सकता है कि वो इस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील प्रोसेस में प्रोसीड करे। तो एक बार अगर ऐसा होता है दोस्तों तो उस सिचुएशन में जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वो उन ग्राउंड्स पे, जैसा कि कमिश्नर ने अपने ऑर्डर में दिया होगा, उन ग्राउंड्स पर अपील फाइल करेगा डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पे एक चीज अपील, और यहाँ पे जो विंडो जो दी गई है वो 6 months की विंडो दी गई है। अभी हम लोगों ने देखा सब सेक्शन में 1 में असेसी या टैक्सेबल पर्सन को जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करने की विंडो दी गई थी, जो टाइम पीरियड दिया था वो 3 months का दिया था। यहाँ पे डिपार्टमेंट को टाइम पीरियड जो दिया गया है वो 6 months का टाइम पीरियड दिया गया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब अगर सपोज एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कमिश्नर ने, जैसा कि हम लोगों ने सबसेक्शन 3 में देखा, अगर उनको सबऑर्डिनेट को अगर ये डायरेक्शन दे दी गई कि वो अपील फाइल करे, डिपार्टमेंट की तरफ से अपील फाइल करे, तो उस सिचुएशन में वो ऑफिसर एक एप्लीकेशन फाइल करेगा किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास, राइट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखने वाली है, यहाँ पे वर्ड एप्लीकेशन यूज किया गया है जबकि सबसेक्शन 1 में अपील वर्ड यूज किया गया था। सो हम लोगों को ये डिस्टिंक्शन में ध्यान में रखनी है कि जब भी डिपार्टमेंट अपील में जा रहा है तो उसको जो
टर्मिनोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ना कि जबकि एसएससी अगर जाता है तो वो टर्मिनोलॉजी वहां अपील की टर्मिनोलॉजी को यूज किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर वो सबसेक्शन 4 में वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, एंड सबसेक्शन 4 में ये वाली बात लिखी गई है कि जब उसने एप्लीकेशन फाइल की तो दैट एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एट बार एज इफ एन अपील हैज बीन फाइल्ड against the order under section 108 or against the order of section in section 107 of appellate authority. ओके, एक बार डिपार्टमेंट ने या टैक्सेबल पर्सन ने अगर एक बार अपील या एप्लीकेशन फाइल कर दी ट्रिब्यूनल के पास अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ एपलेट अथॉरिटी और डिविजनल अथॉरिटी, सो उस सिचुएशन में विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस, अब जिसने भी अपील फाइल की और उसमें जो रिस्पोंडेंट होगा, एक तो अपील फाइल करने वाली पार्टी है, दो पार्टीज होती हैं हमेशा, कोई भी ऑर्डर होता है तो उसमें एक तो डिपार्टमेंट पार्टी होती है, एक टैक्सेबल पर्सन पार्टी होती है। अगर सपोज जिसने भी अपील फाइल की डिपार्टमेंट या टैक्सेबल पर्सन ने, तो वो तो हमारा अपीलेंट हो गया, और जिसके अगेंस्ट वो जो दूसरी पार्टी होगी वो हमारा रिस्पोंडेंट हो गया। तो अगर एक बार अपील फाइल कर दी गई अंडर सेक्शन 112 में डिपार्टमेंट या एसएससी द्वारा, तो रिस्पोंडेंट को विद इन 45 डेज मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने की प्रोविजन है अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 112। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में आप जो रिस्पोंडेंट है, जो स्पेसिफिक इश्यूज या जो स्पेसिफिक कंसर्न्स वेंटिलेट किए गए हैं अपीलेंट द्वारा इस अपील के माध्यम से, वो उन सभी पे रिस्पोंडेंट के क्या इनपुट्स हैं या रिस्पोंडेंट का क्या कहना है उन सभी इश्यूज को लेकर के, इस बात में वो डिटेल से मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस में रिस्पोंडेंट जो है डिटेल में इस बारे में डिसीजन देगा। ओके, नेक्स्ट, कंडोनेशन ऑफ डिले का भी इसमें प्रोविजन है। जैसा कि हम लोगों ने दोस्तों देखा, सबसेक्शन 1 में एसएससी को या टैक्सेबल पर्सन को 3 मंथ्स की विंडो दी गई है अपील फाइल करने के लिए, और सबसेक्शन 3 में अब जो विंडो दी गई है कि डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, वो 6 मंथ्स की विंडो दी गई है। और सबसेक्शन 6 अब ये वाली बात कह रहा है कि अगर एसएससी या टैक्सेबल पर्सन ने 3 मंथ्स में अगर अपनी अपील नहीं फाइल की अंडर सेक्शन 112, तो उस डिले को, अगर वो 3 मंथ्स तक की फर्दर डिले अगर हो रही है, तो उसको कंडोन किया जा सकता है बाय द अपीलेंट ट्रिब्यूनल। मीनिंग देयरबाय, अगर 1 जनवरी 2020 को एक ऑर्डर पास हुआ था अपीलेंट अथॉरिटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल द्वारा, तो उसकी नॉर्मल कोर्स में जो अपील जो फाइल की जा सकती थी एसएससी या टैक्सेबल पर्सन द्वारा, वो 31 मार्च 2020 तक की जा सकती थी। लेकिन अगर डिले हो गई और अपीलेंट ट्रिब्यूनल अगर चाहे, तो वो अपील अगर 30 जून अनदर 3 मंथ्स तक में अगर फाइल होती है, तो तभी भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल ये उसको एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक ध्यान में रखने वाली ये है कि यहाँ पे ये 3 मंथ्स की कंडोनेशन की जो बात है, ये ओनली सबसेक्शन 1 में जो अपील फाइल हो रही है बाय द एसएससी या टैक्सेबल पर्सन, उसके बारे में रेफरेंस हो रहा है। मीनिंग देयर बाय कि ये 3 मंथ्स की कंडोनेशन की जो प्रोविजन है, डिपार्टमेंट अगर एप्लीकेशन फाइल करेगा किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उसके केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके साथ साथ ही एक चीज ये भी है कि यहाँ पे जैसा कि हमने देखा सबसेक्शन 5 में मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 45 डेज का टाइम दिया गया है रिस्पोंडेंट को, लेकिन उसमें भी कंडोनेशन ऑफ डिले का प्रोविजन है, और उसमें भी ये वाली बात कही गई है कि अगर 45 डेज तक की डिले होती है, तो उसको भी अगर अपीलेंट ट्रिब्यूनल चाहे तो उसको भी कंडोन कर सकता है। ये सबसेक्शन 6 में इन्होंने ये वाली बात कही। दोस्तों, सबसेक्शन 7 में ये वाली बात कही गई कि अपील जो फाइल हो रही है, अपील कौन फाइल करता है? एसएससी फाइल करता है अंडर सबसेक्शन 1121 में जो फाइल कर रहा है, राइट। जो अपील फाइल हो रही है वो उसको वेरीफाई कैसे करना है, और उसके साथ वो उसका प्रोसीजर जो है दैट विल बी लेड, एंड उसके साथ में उस
उस अपीलेंट को, जो टैक्सेबल पर्सन है, उसको फीस पे करने का भी प्रावधान किया गया है। वो फीस पे करने की भी प्रोविजन सबसेक्शन 7 में दी गई है। सो अगर हम रिकॉल करें दोस्तों, जो हम सेक्शन 107 में जो फर्स्ट लेवल ऑफ अपील की बात कर रहे थे, वहां पे फीस की कोई प्रोविजन नहीं थी। लेकिन अगर सेकंड लेवल ऑफ अपील में हम जाते हैं तो वहां पे फीस की प्रोविजन भी है। ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और क्योंकि ये सिर्फ अपील के लिए बनाई गई है, तो दैट मीन्स ये फीस जो पे करनी है, वो फीस पे करनी है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जब टैक्सेबल पर्सन अपील फाइल कर रहा है। जब कोई डिपार्टमेंटल अपील जाती है, तो वहां, जैसा कि हम जानते हैं, वहां पे अपील की कोई प्रोविजन नहीं होता। और जो वेरीफाई कैसे करनी है, इसके लिए भी ये वाला अभी हम रूल्स में भी देखेंगे, रूल 110 में अभी देखेंगे कि वहां पे रूल 26 में जो उनको साइन ऑफ करने की जो 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 प्रोविजन दी गई है, उन्हीं को फॉलो करते हुए ये जो भी अपील्स होंगी उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसेक्शन 8 में दोस्तों बात हो रही है प्री डिपॉजिट की। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, सेक्शन 107 में 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व की प्रोविजन थी एज प्री डिपॉजिट। सो मीनिंग देयर बाय, अगर कोई आदमी सेक्शन 107 में अगर सपोज कोई अपील प्रोसेस में जाना चाहता है, तो उसको 10% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी उसको पहले प्री डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। लाइकवाइज हमारे पास सबसेक्शन 8 और सेक्शन 112 में कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है ऑफ प्री डिपॉजिट। और यहाँ पे प्री डिपॉजिट का क्या वो है, यहाँ पे प्री डिपॉजिट का जो रेट है वो है 20%। सो 10% सेक्शन 107 में था, और 20% एडिशनल 20% ऑफ टैक्स अमाउंट का प्री डिपॉजिट की प्रोविजन है सेक्शन 112 सबसेक्शन 8 में। तो लेकिन यहाँ पे इसमें क्लॉज बी में ये वाला 20% की प्रोविजन दी गई है, और इसमें मैक्सिमम कैप भी लगाई गई है। मैक्सिमम कैप 50 करोड़ की हो सकती है। 50 करोड़ दोस्तों ये CGST एक्ट में है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग 50 करोड़ जो होगी SGST एक्ट में भी होगी। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर IGST से रिलेटेड अगर ये अगर प्री डिपॉजिट की सिचुएशन आती है और टैक्स इन्वॉल्व IGST है, तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट जो हो जाएगी वो 100 करोड़ हो जाएगी। राइट। इसके अलावा जो भी ये जो प्री डिपॉजिट वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये प्री डिपॉजिट वाली कॉन्सेप्ट सिर्फ एप्लीकेबल टैक्स अमाउंट पे हो रही है, बाकी अमाउंट पे ये वाली प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रही। दैट इज वन थिंग टू बी नोटेड। दूसरी चीज ये वाली भी है कि एक बार ये जो है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली ऑन द डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी। डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है, उसके लिए ये वाली प्री डिपॉजिट की कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। लेकिन अगर सपोज कोई आदमी, अगर कोई लायबिलिटी एडमिटेड लायबिलिटी है, तो उसके केस में तो उनको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, व्हाटएवर, उनको वो सारी के सारी जो कि प्रीवियस ऑर्डर ऑफ द अपीलेंट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर में डिटरमाइन की गई होंगी, वो असेसी को बिफोर ही प्रोसीड्स एंड बिफोर ही गोज इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ अपील अंडर सेक्शन 112, उसको वो सारे पैसे पहले जमा करवाने पड़ेंगे। ओनली जो डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है, उसको 20% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 करोड़ जमा करवाने का प्रावधान है अंडर सबसेक्शन 8। इस पूरे सिचुएशन को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं दोस्तों। ये एक हमारा एसएससी है, इन्होंने टैक्सेबल इन जो वैल्यू थी, इनके सप्लाई की वैल्यू इन्होंने जो असेस की, वो इन्होंने सेल्फ असेसमेंट में इन्होंने असेस की 10 लाख रुपए। उसके बाद टैक्स रेट इन्होंने एप्लीकेबल जो उनको लगा वो था 12%। इस हिसाब से इनकी टैक्स लायबिलिटी जो थी 1,20,000 हो गई। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जब उसको कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने अपनी जो वैल्यू को है अंडर असेस किया है, और उसमें आपकी वैल्यू जो होनी चाहिए 15 लाख होनी चाहिए, और टैक्स रेट भी जो होना चाहिए वो 18% होना चाहिए। अकॉर्डिंगली जो टोटल टैक्स पेबल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर द्वारा जो टोटल टैक्स पेबल है वो 2,70,000 हो जाता है। अब डिफरेंस जो रह गया वो 1,50,000 का डिफरेंस रह गया। अब एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी, अब जब एसएससी ने जब वो नेक्स्ट लेवल ऑफ अपील में गया अपीलेंट अथॉरिटी के पास अंडर सेक्शन 107 में, तो उसने कहा कि ओके, आई एग्री, 15 लाख रुपए की जो आप वैल्यू निकाली है उससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन अभी भी टैक्स अमाउंट जो टैक्स रेट है उससे वो अभी भी एग्री नहीं करता। लेकिन अगर तो उससे अभी भी उसको लगता है कि वो टैक्स रेट उस केस में एप्लीकेबल जो होना चाहिए वो 12% ही होना चाहिए। तो अब
टैक्स लायबिलिटी, एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी उस एसएससी की कितनी होगी, 15 लाख पे 12% हो गई तो 1,80,000 रुपए हो गए। अब डिपार्टमेंट कहता है, डिपार्टमेंट की तरफ से जो टैक्स लायबिलिटी है वो 2,70,000 आ रही है, और जो एसएससी की तरफ से टैक्स लायबिलिटी जो आ रही है वो डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स लायबिलिटी, डिपार्टमेंट कहता है 2,70,000 होनी चाहिए, और जो एसएससी कह रहा है, वो 1,80,000 होने चाहिए। अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस हो गया, डिफरेंस 90,000 रुपीज का हो गया। अगर ये एसएससी नेक्स्ट लेवल ऑफ अपील में जाता है तो अंडर सेक्शन 107 में उसकी जो एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी है वो तो 60,000 हो जाती है, और जो उसकी डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है, ये वाली टैक्स लायबिलिटी, इसका 10% उसे जमा करवाना पड़ेगा, विच वर्क्स आउट टू 9,000 रुपीज। अकॉर्डिंगली उसको जो प्री डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट उसको 9,000 रुपीज करवाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर एपिलेंट अथॉरिटी ने भी अगर 18% के रेट को ही कंफर्म कर दिया, और वो पर्सन अब अगर आगे आ रहा है, वो पर्सन अब अगर आगे आ रहा है, फर्दर अपील में जा रहा है ट्रिब्यूनल के पास, तो उस केस को 20% ऑफ दिस डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी व्हिच वर्क्स आउट टू 18,000, उसको ये अमाउंट भी एज ए प्री डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अगर सबसेक्शन 9 इस बारे में बात करता है दोस्तों कि अगर सबसेक्शन 8 के हिसाब से प्री डिपॉजिट जो है वो जमा करवा दिया गया, या जो एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी है अगर वो फुली डिस्चार्ज करवा दी गई, तो जो डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी का जो बाकी बैलेंस अमाउंट होगा दैट विल बी डीम्ड टू बी स्टेट। उसके लिए डिपार्टमेंट आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता उसको पे करने के लिए। इस बारे में एक कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा केस भी डिसाइड किया दोस्तों, जिस केस में अभी वो केस हम लोग डिटेल में देखेंगे भी आगे, जहां पे हुआ ये कि एक अपीलेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर किया और उसके हिसाब से कुछ टैक्स लायबिलिटी उन्होंने उस एसएससी के निकाल दी। अब जब उस एसएससी के टैक्स लायबिलिटी निकाली तो उनको सबसेक्शन 8 में, जैसा कि हम जानते हैं, उनको सिर्फ 20% कलेक्ट करने का ही राइट है, 20% प्री डिपॉजिट कलेक्ट करने का राइट है। अब अब वो जो अपीलेट अथॉरिटी थे, अपीलेट अथॉरिटी ने जो जितना ऑर्डर पास किया, उन्होंने 100% टैक्स लायबिलिटी उन्होंने उनको प्रेशराइज करके रिकवर कर ली। अब ये केस जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने ये वाली बात को बहुत क्लियरली ले आउट किया कि सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 112 में जो जीएसटी अथॉरिटी है उसके पास 20% प्री डिपॉजिट लेने का ही राइट है। इसलिए अगर उन्होंने 100% प्री डिपॉजिट ले लिया तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है। अभी इस केस के बारे में हम अगले साइड में देखने भी वाले हैं। सबसेक्शन 10 जो है दोस्तों, वो सबसेक्शन 10 जो कह रहा है वो इस बात को एम्फसाइज कर रहा है कि अगर कोई भी करेक्शन की जाएगी अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा अपने किसी भी ऑर्डर में, तो उसके लिए फीस चार्ज की जाएगी। और उसी प्रकार से अगर कोई रिस्टोरेशन ऑफ अपील होती है, अपील कौन फाइल करता है, अंडर सेक्शन 1121 में फाइल की जाती है, या रिस्टोरेशन ऑफ एप्लीकेशन होती है, ये कौन फाइल करता है, अंडर सेक्शन 1123 में ये डिपार्टमेंट द्वारा फाइल की जाती है। तो कह रहा है कि अगर कोई रिस्टोरेशन ऑफ अपील या एप्लीकेशन भी अगर होगी तो उस सिचुएशन में भी प्रिस्क्राइब्ड फी, जैसे कि सबसेक्शन 7 में यहाँ पे बताई गई थी, प्रिस्क्राइब फी यहाँ में जो बताई गई थी, तो सबसेक्शन 10 ने इस चीज को रीइटरेट किया कि अगर रेक्टिफिकेशन अगर कोई होगी या कोई रिस्टोरेशन ऑफ अपील या एप्लीकेशन की भी रिक्वेस्ट अगर आएगी तो वहां पे फीस जमा करवानी जरूरी है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में दोस्तों मैंने ये सारी प्रोविजंस को समराइज करने की कोशिश किया है। हम 1 मिनट लगा के जल्दी से इसको देख लेते हैं। ये सबसेक्शन 1121 है जहां पे 3 मंथ्स की विंडो दी गई है एसएससी को। ये सबसेक्शन 2 है। यहाँ पे सबसेक्शन 2 में अगर 50,000 तक की डिमांड अगर बनती है, अमाउंट इन्वॉल्व ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या डिफरेंस इन आईटी, अगर सपोज वो 50,000 रुपीज तक का बनता है तो उस केस में इन इट्स ओन विजडम अपीलेट ट्रिब्यूनल उस अपील को एडमिट करने से मना कर सकता है। सबसेक्शन 3 में दोस्तों यहाँ पे है 6 मंथ्स की विंडो दी गई है, अपीलेट डिपार्टमेंट को 6 मंथ्स की विंडो दी गई है अपील फाइल करने के लिए। सबसेक्शन 4 में यहाँ पे जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे जिनको कमिश्नर ने ऑथराइज किया होगा अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 112 में, वो यहाँ पे अपील फाइल करेंगे। देन उसके बाद में 45 डेज का क्रॉस मेमोरेंडम का सबसेक्शन 5 में प्रोविजन था, और ये 3 मंथ्स की जो कंडोनेशन और 45 डेज की एडिशनल कंडोनेशन जो थी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, वो सबसेक्शन 6 में प्रोविजन दी गई है।
और सबसेक्शन 7 में उनको वेरीफाई कैसे करना है, फीस जो जमा होनी है उसके बारे में बताया गया है। सबसेक्शन 8 में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे वो प्री डिपॉजिट की कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगी और 50 करोड़ रुपीज मैक्सिमम सीजीएसटी अगेंस्ट डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी कलेक्ट किया जा सकता है। और उसके बाद में सबसेक्शन ओके ये सबसेक्शन 1108 की बात हो गई। सबसेक्शन 110 में ये वाली बात कही गई कि अपील कोई भी फाइल होगी या कोई भी अगर रेक्टिफिकेशन अगर होगी तो वहां पे या कोई भी अगर रिस्टोरेशन ऑफ अपील की बात होगी तो उस सिचुएशन में भी फीस जो है फीस कलेक्ट की जाएगी। और सबसेक्शन 9 में हम लोगों ने दोस्तों देखा था कि अगर एक बार 20% प्री डिपॉजिट दे दिया गया तो बाकी जो अमाउंट होगा वो बाकी अमाउंट सारा का सारा वो डीम टू बी स्टे माना जाएगा। अब अगर सपोज दोस्तों हम एक इस चीज को समझने के लिए अगर हम सपोज एक डिफरेंट उससे एंगल से देखते हैं कि ये अपील प्रोसेस से ये हमने देख लिया ये सारा सारा अपील ट्रिब्यूनल का ये जो अपील प्रोसेस था यहाँ से कोई सिचुएशन अपील ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दे दिया। अब वो ऑर्डर जो हो सकता है वो या तो एसएससी के फेवर में हो सकता है या वो एसएससी के अगेंस्ट हो सकता है। अगर वो एसएससी के फेवर में है तो एसएससी हमेशा ही उसने जो 10% प्री डिपॉजिट दिया था अंडर सेक्शन 107 या 20% प्री डिपॉजिट दिया था अंडर सबसेक्शन 8 और सेक्शन 112 तो वो उसको उसके पास राइट आ जाता है कि वो उस डिपॉजिट को उस डिपॉजिट का रिफंड मांगे। रिफंड मांगने के लिए जैसा हम लोगों को पता है सेक्शन 54 में ही प्रोविजन दी गई है। कोई भी रिफंड अगर जीएसटी में लेना है तो उसकी प्रोविजन सारी सेक्शन 154 में ही दी गई है। अब इस सिचुएशन में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 115 का ध्यान में रखना हमारे को इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी प्री डिपॉजिट जो सेक्शन 107 या सेक्शन 112 में जो प्री डिपॉजिट दिया गया है अगर उसका रिफंड ड्यू बनता है किसी एसएससी को तो सेक्शन 115 ने बहुत एक्सप्लिसिटली इस बात को कहा कि उस केस में उस एसएससी को या उस टैक्सेबल पर्सन को इंटरेस्ट जो दिया जाना है वो इंटरेस्ट सेक्शन 54 की प्रोविजन के हिसाब से नहीं दिया जाना है। वो इंटरेस्ट दिया जाना है फ्रॉम द डेट जब वो डिपॉजिट दिया गया था टू द डेट जब वो डिपॉजिट रिफंड किया गया एसएससी को। तो वो पीरियड का इंटरेस्ट उस एसएससी को ड्यू बनता है और उसको पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। ऐसा लिखा है सेक्शन 115 में। ठीक अगर हम इस प्रोविजन को इंटरेस्ट की प्रोविजन को जो नॉर्मल रिफंड हमारा होता है अंडर सेक्शन 54 अगर उससे हम कंपेयर करते हैं दोस्तों तो वहां पे हम जैसा कि जानते हैं कि एक बार रिफंड एप्लीकेशन एक बार एक्नॉलेज कर दी गई सारे डॉक्यूमेंट एक बार सबमिट कर दिए गए तो उस हमारा एसएससी का इंटरेस्ट का राइट सिर्फ उस सिचुएशन में बनता है जहां पे रिफंड अप्लाई करने के बाद में विद इन 60 डेज उसकी पेमेंट प्रोसेस अगर नहीं होती है सिर्फ उसी केस में सेक्शन 56 के हिसाब से 6% के हिसाब से इंटरेस्ट की एलिजिबिलिटी बनती है एसएससी के लिए। लेकिन सेक्शन 115 ने ये वाली बात को क्लियरली कहा कि इस केस में जैसा जो मैकेनिज्म 54 में इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का दिया गया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द डेट प्री डिपॉजिट वाज गिवन अंडर सेक्शन 107 और 112 from that date till the amount is refunded to the taxable person। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा दूसरी चीज ये वाली है कि अगर ये एसएससी के फेवर में अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल का एसएससी के फेवर में ऑर्डर नहीं जाता और एसएससी के अगेंस्ट ऑर्डर जाता है तो उस सिचुएशन में अब एसएससी का ये जो ऑर्डर उसके ये ऑर्डर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो एसएससी के अगेंस्ट आ रहा है तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। या तो अगर तो उसको एक्सेप्ट करता है तो उसको सारा का सारा अमाउंट अब जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में जो डिटरमिन किया गया उसको सारा का सारा अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेनल्टी एवरीथिंग। और अगर वो फिर भी अगर सपोज अभी भी एसएससी को लगता है कि नहीं उसका केस जो है वो स्ट्रांग है और वो उसको फर्दर लेवल ऑफ अपील में जाना चाहता है तो उस सिचुएशन में अगर वो फर्दर लेवल ऑफ अपील में जाएगा और वहां पे इशू जो है अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है तो उसकी अपील कहां फाइल की जाएगी? उसकी अपील हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी। और अगर उसे अगर इशू इन्वॉल्व अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है तो उसकी अपील एसएससी अब इस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील फाइल करेगा वो सीधी सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगा। वो अपील हाई कोर्ट में फाइल नहीं होगी। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है।
यहाँ पे ही मैं ये सेक्शन 119 के अभी यहाँ पे प्रोविजन को हाईलाइट करना चाहूंगा, हालांकि इसके लिए अलग से स्लाइड भी है। यहाँ पे सेक्शन 119 में दोस्तों, अगर अपीलेंट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अगर सपोज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे अगर अपील में जाता है, तो सेक्शन 119 ने ये वाली बात लिखी है कि उस केस में जो भी अमाउंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से पेबल होगा बाय द एग्रीव्ड पर्सन, उसे वो पहले सारा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसके बाद में ही वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास अपील में जा सकता है। वेरी नाइस। ओके दोस्तों, अब इस चीज को ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इशू किया गया 3 दिसंबर 2019 को। अब इसके बारे में हम लोग जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा, सेक्शन 112 में 3 मंथ्स की विंडो दी गई थी एसएससी को, अगर वो एग्रीड फील करता है बाय एनी ऑर्डर ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी या डिविजनल अथॉरिटी के, तो 3 मंथ्स की विंडो है उसके पास उसको अपील प्रोसेस में जाने के लिए। और ऐसे ही डिपार्टमेंट के पास 6 मंथ्स की विंडो थी अपील प्रोसेस में जाने के लिए अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 112 में। तो अब क्योंकि जीएसटी लॉ जो है, जीएसटी लॉ रिलेटिवली नया है और हमारा कंट्री है वो रिलेटिवली काफी बड़ा है, जिसके कारण से सारे स्टेट्स में जो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कॉन्स्टिट्यूट होने थे वो अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए थे। सो इस सिचुएशन को फोर्सी करते हुए कि अगर अपील कोई फाइल, अगर सपोज किसी अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट रिविजनल अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो 3 मंथ्स के अंदर एसएससी को उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने का राइट है अंडर सेक्शन 112, और डिपार्टमेंट को 6 मंथ्स का राइट है। अब अगर सपोज वो अगर वो बेंच जो है, नेशनल बेंच या रीजनल बेंच या स्टेट बेंच या एरिया बेंच, अगर कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ, अगर राइट, नेशनल बेंच या स्टेट बेंच अगर कॉन्स्टिट्यूट ही उस स्टेट अगर तब तक नहीं हुआ, तो वो 3 मंथ्स की विंडो तो उसकी एक्सपायर हो जाएगी और वो अपील ही नहीं कर पाएगा। सो इस हार्डशिप से बचाने के लिए एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इशू किया गया है, और रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर में ये लिखा गया है कि ये 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की विंडो कब से स्टार्ट होगी। इस चीज के लिए लिखा उन्होंने कि जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ, कंसर्न ऑर्डर ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी, अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो पास हुआ, या जिस दिन से वो नेशनल बेंच या स्टेट बेंच के प्रेसिडेंट ने टेक ओवर किया, मतलब जिस दिन से वो नेशनल बेंच या स्टेट बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उस दिन से ये 3 मंथ्स की विंडो या 6 मंथ्स की विंडो अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 112 या सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 112, उस दिन से वो 3 मंथ्स या 6 मंथ्स काउंट किए जाएंगे। ये सेक्शन 121 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है दोस्तों, आई थिंक वी कैन जस्ट स्किप दिस। अब आते हैं रूल 110 पे। रूल 110 में जैसा कि हम लोगों ने दोस्तों देखा कि सेक्शन 112 में एसएससी के पास राइट है अपील प्रोसेस में जाने का अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी, राइट। तो अब रूल 110 में एसएससी को क्या सिस्टम या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, इस चीज को डिटेल में दिया गया है। तो हम एक एक करके ये सारी प्रोविजन को देखते हैं। ये सब रूल 1 जो है दोस्तों, यहाँ सब रूल 1 में ये वाली बात कही गई है कि जब सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 112 में जब ये अपील के में अगर कोई आदमी एग्रीव्ड पर्सन अगर सपोज आना चाहेगा, तो उसको एप्लीकेशन जो फाइल करनी है, अपील की एप्लीकेशन जो फाइल करनी है, अपील की एप्लीकेशन उसको APL 05 फॉर्म में फाइल करनी है। APL 0 फॉर्म में जैसे ही वो अपील फाइल करेंगे, तो एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गई, तो इसका मतलब आपने अपील प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है। अपील प्रोसेस अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अपील आपकी फॉर्मली फाइल नहीं हुई है, आपने सिर्फ अपील प्रोसेस को इनिशिएट किया है जब आपने APL 05 आपने फाइल किया। उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि सबसेक्शन 5 और सेक्शन 112 में क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने की, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने की प्रोविजन है। तो ये वाली बात रूल 112 में बताई गई कि जो रिस्पोंडेंट ने मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो फाइल करना है, वो फाइल करना है फॉर्म GST APL 06 में।
और ये वाली बात बताई गई कि ये जो फॉर्म ये APL 05 है या APL 06 मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो है उसको साइन कैसे करना है, उसको साइन करने के लिए जो रूल 26 में जो प्रोटोकॉल दिया गया है वही एसएससी को फॉलो करना है ये दोनों एप्लीकेशंस को साइन करने के लिए। इसके अलावा सबसेक्शन 4 में ये वाली बात बताई गई है दोस्तों कि अगर जब आपने APL 05 फाइल किया, अगर आपने विद इन 7 डेज ऑफ दैट आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर और डिसीजन भी आपको फाइल करना है और उसके अलावा आपको फी जो कंसर्न फीस जो है वो फीस भी आपको डिपॉजिट करनी है। मीनिंग देयर बाय कि आपने एक फर्स्ट फेज में आपने APL 05 फाइल किया और सेकेंड फेज में विद इन 7 डेज आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर और डिसीजन जिससे आप एग्रीव्ड हैं, जिसके अगेंस्ट आप अपील प्रोसेस में जा रहे हैं, सेकेंड लेवल ऑफ अपील प्रोसेस में जा रहे हैं, आपको वो along with the applicable fee जो सबसेक्शन 5 और सेक्शन 112 में दी गई है उसको भी आपने डिपॉजिट करना है। अगर आप डिपॉजिट विद इन 7 डेज कर देते हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइलिंग अपील इन APL 02 आपको इश्यू कर दिया जाएगा। दोस्तों ये वो डेट होगी जिस डेट को आपकी फॉर्मली अपील जो है वो फाइल की हुई मानी जाएगी, क्योंकि जो पहले हम लोगों ने ये देखा था, हम लोगों ने ये देखा था यहाँ पे सिर्फ प्रोविजनल ही एक्नॉलेजमेंट इशू हुई थी। जब हमने APL 05 फाइल किया था तो यहाँ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू हुई थी। जब हमने APL 5 के बाद में जब हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट डिसीजन ऑर्डर या फीस भी फाइल कर दिया, अब हमारी एक्नॉलेजमेंट इशू हुई है। सो ये डेट है एक्चुअल में जिस डेट को अपील आपकी फाइल मानी की जाएगी। सो अगर ये विद इन 7 डेज दोस्तों अगर ये वाले डॉक्यूमेंट्स और ये फीस जमा कर दी गई तो डेट ऑफ अपील क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ अपील वो मानी जाएगी जिस दिन आपने APL 05 जिस दिन आपने फाइल किया था। मीनिंग दिया भाई, अगर सपोज किसी ऑर्डर के अगेंस्ट APL 05 सपोज 1 जनवरी 2021 को अगर सपोज वो APL 05 फाइल किया गया है तो उस सिचुएशन में अगर एग्रीव्ड पर्सन ने विद इन 7 डेज कॉपी ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर या डिसीजन एंड आल्सो दी फीस जो है वो जमा करवा दी और उसको वो जो कंसर्न इंफॉर्मेशन है उसको अपलोड भी कर दिया, तो उस केस में हमारा ये माना जाएगा कि हम लोगों ने 1 तारीख को जब APL 5 जब हमने फाइल किया था वही हमारी डेट ऑफ फाइलिंग अपील हो गई। लेकिन अगर सपोज हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट विद इन 7 डेज फाइल नहीं किए तो उस केस में जिस दिन हमारी APL 02 जनरेट हुई है वो डेट ऑफ अपील मानी जाएगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और एट टाइम्स के जो डेट ऑफ अपील है ये डेट ऑफ अपील बहुत सेक्रोसेंट है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि विंडो जो दी गई है 3 मंथ्स की विंडो दी गई है एसएससी को अंडर सबसेक्शन 1121 में और 6 मंथ्स की विंडो दी गई है डिपार्टमेंट को अंडर सबसेक्शन 1123 में और 3 मंथ्स की कंडोनेशन की प्रोविजन दी गई है अंडर सेक्शन 1124 में। अगर ये विंडो अगर क्लोज हो जाएगी और अगर हम टाइमली अगर सपोज डिपार्टमेंट या एसएससी अगर टाइमली अपने अपील प्रोसेस के राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में अगर डिले हो गई और वो डिले जो है वो 3 मंथ से ज्यादा है जैसा कि प्रोवाइड किया गया है, तो वहां पे भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल की ऑप्शन है, वो अगर चाहे तो आपको आपके अपील को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो आपके अपील को रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर आपकी वो 3 मंथ्स की जो एडिशनल विंडो फॉर फाइलिंग अपील बाय द एसएससी अंडर सबसेक्शन 1121 में या 45 डेज की विंडो जो फॉर फाइलिंग मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो है अगर वो विंडो भी अगर क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब आपका अपील फाइल करने का राइट ही फोरफिट हो गया, उसके बाद में आप अपील फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सबसेक्शन 112 में बात लिखी गई थी फीस पे करनी है, सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 10 में दो उस सेक्शन के ये वाली बात की गई थी कि कोई भी अगर अपील लेवल अगर सेकंड लेवल ऑफ अपील चेन में अगर अपील फाइल की जाएगी तो वहां पे उसको फीस भी जमा करनी है। तो अब वो फीस का स्केल क्या होगा इस बात के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया सबसेक्शन 5 में।
और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि 1000 रुपीज पर लाख ऑफ टैक्स अमाउंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व और डिफरेंस इन दी टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट, फी, फाइन, पेनल्टी जो है, अगर 1 लाख रुपीज पर 1000 के हिसाब से ये अमाउंट जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करने के लिए जमा करवाना पड़ेगा, ये इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और मैक्सिमम लिमिट इस पे कैप लगा दी गई है, 25,000 रुपीज की मैक्सिमम कैप लगा दी गई है। और इसमें ये वाली बात भी लिखी गई है दोस्तों कि यहाँ पे अगर अपीलेंट ट्रिब्यूनल कोई रेक्टिफिकेशन करता है अंडर सबसेक्शन 10 और सेक्शन 112, तो वहां पे फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं है। मीनिंग भाई, अगर रेक्टिफिकेशन की कोई एप्लीकेशन फाइल होती है अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास, तो उस सिचुएशन में हालांकि एक्ट कह रहा है कि आपको फीस जमा करनी है उस केस में भी, लेकिन रूल फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस ये वाली बात कह रहा है कि आपको अगर सेक्शन 112(10) में अगर रेक्टिफिकेशन की बात अगर हो रही है, तो रेक्टिफिकेशन के लिए आपको फी नहीं जमा करनी है। ये जो रूल दोस्तों 1110 है, इसको ब्रीफली मैंने यहाँ पे एक पिक्टोरियल इसकी इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है। ये यहाँ पे अपीलेंट अथॉरिटी का कोई ऑर्डर आया, यहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी ने ऑर्डर किया और ये अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास आ गए। अब अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास आ गए तो जो एग्रीड पर्सन है वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा, APL 05 में एप्लीकेशन फाइल करेगा, और यहाँ पे वो जो एप्लीकेशन फाइल करेगा वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास आ गई। अब जो एप्लीकेशन फाइल की गई, चाहे वो एप्लीकेशन फाइल डिपार्टमेंट द्वारा की गई, चाहे वो अपील की APL 05 डिपार्टमेंट द्वारा, अगर अपील अंडर सेक्शन 112 या तो डिपार्टमेंट द्वारा फाइल की गई या वो असेसी द्वारा फाइल की गई, तो उन दोनों सिचुएशन में ये होगा कि अब ये एक बार ये यहाँ पे अपील फाइल कर दी गई, तो उसके बाद में जो ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो रिस्पोंडेंट होगा वो उसको फाइल करेगा। रिस्पोंडेंट ने फाइल कर दिया, तो अब जब ये यहां तक हम पहुंच गए, तो उसके बाद में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर डिसीजन और फीस जमा करनी है, जैसा कि हमने रूल 1110 में अभी देखा। अब अगर ये अपील जो है ये विदिन 7, अगर ये डॉक्यूमेंट अगर 7 डेज के अंदर अंदर फाइल हो गए, इफ यस, तो उस सिचुएशन में जौन सी डेट को APL 05 इशू हुआ था उसी डेट को मान लिया जाएगा कि अपील फाइल करने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और अगर ये विदिन 7 डेज अगर ये नहीं होता है, अगर ये विदिन 7 डेज ये वाले डॉक्यूमेंट अगर विदिन 7 डेज नहीं फाइल किए जाते हैं, तो उस डेट में जौन सी डेट को APL 02 जनरेट किया जाएगा, वो माना जाएगा कि वो डेट ऑफ फाइलिंग अपील है, राइट। और एक बार ये वाले डॉक्यूमेंट अगर सपोज 7 डेज के अंदर फाइल हो भी गए, तो उसके बाद में जो हमें फीस जो कैलकुलेट करनी है वो सब रूल 5 ने बताया, और उसने बताया कि 1000 रुपीज पर लाख ऑफ टैक्स, ITC फी, फाइन और पेनल्टी का इस स्केल से हम लोगों को वो फीस डिटरमिन करनी है। और बाद में सब सेक्शन 6 ने दोस्तों ये वाली बात बता दी कि अगर कोई रेक्टिफिकेशन फाइल होती है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 112(10), तो उस सिचुएशन में ये फी जो है वो चार्ज नहीं की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों ये सब सेक्शन 115 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आई थिंक इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली यही है कि इंटरेस्ट ऑन प्री डिपॉजिट जो 107 या 112 में एग्रीड पर्सन द्वारा डिपॉजिट किया गया था, अगर उसका रिफंड उसको ड्यू बनता है, तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट उसको फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट टिल द डेट ऑफ रिफंड उसको इंटरेस्ट की उसकी एंटाइटलमेंट है। ये वो केस है दोस्तों HM लेजर एंड स्टेट, जिसके बारे में मैंने पहले भी रेफरेंस किया जब हम सेक्शन 128 की बात कर रहे थे। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि अपीलेंट अथॉरिटी जो थी, अपीलेंट अथॉरिटी ने 100% रिकवरी कर ली, और कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा द सेड अथॉरिटी हैड एक्टेड इन हेस्ट इन रिकवरिंग द अमाउंट एंड ही हैड ए राइट टू रिकवर ओनली 20% एज पर सेक्शन 118(2)(b। तो मतलब 20% ही पे करना है आपको, आप मतलब एज पर लॉ 20% ही आपको पे करना है अंडर सबसेक्शन 118(2) और 112 सबसेक्शन 8, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी deemed to be stayed under subsection 9 of section 112। और इसी चीज के इसी प्रोविजन के बेस पे ये जजमेंट पास की गई बाय कलकत्ता हाई कोर्ट।
सेक्शन 109 को क्विकली देख लेते हैं दोस्तों। जैसा हम लोगों ने इनिशियल डिस्कशन में देखा था, सेक्शन 109 इज द सेक्शन जहां से अथॉरिटी लेकर के ये कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए जाते हैं। तो सबसेक्शन 1 दोस्तों बात करता है कि काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, गवर्नमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन पे अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाएगी और वो क्या देखेगी, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या काम करेगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी अपीलेट अथॉरिटी ने अंडर सेक्शन 107 या रिविजनल अथॉरिटी ने अंडर सेक्शन 108 जो भी ऑर्डर्स पास किए हैं उनसे अगर एग्री कोई पर्सन है तो उनकी हियरिंग करेगी। अब इस बारे में उन्होंने बताया कि सबसेक्शन 2 में बताया कि यहाँ पे नेशनल बेंचेस होंगे और स्टेट बेंचेस होंगे। और नेशनल बेंचेस की जैसा कि हम लोगों ने देखा, नेशनल बेंचेस की रीजनल बेंच ब्रांचेस भी हो सकती है, रीजनल बेंच बोलते हैं उनको, और स्टेट बेंच का वहां पे एरिया बेंचेस भी हो सकते हैं। नेशनल बेंच जो होगा वो, उसमें 3 मेंबर होंगे दोस्तों। उसका जो नेशनल बेंच का जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट का होगा, और उसके अलावा एक टेक्निकल मेंबर होगा, टेक्निकल मेंबर सेंटर का, और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का भी वहां पे होगा। इसके अलावा रीजनल बेंचेस जो होंगे, रीजनल बेंचेस में वहां पे जो, क्योंकि जो नेशनल लेवल का हेड होगा उस बेंच का, वो तो प्रेसिडेंट होगा, तो यहाँ पे एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक टेक्निकल मेंबर सेंटर होगा और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट होगा। इसके अलावा सब रूल 5 में दोस्तों ये वाली बात कही गई कि नेशनल और रीजनल बेंच सिर्फ जो इश्यूज, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज है, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड जो अपील्स होंगी उन्हीं को एंटरटेन करेंगे। बाकियों को वो एंटरटेन नहीं करेंगे। बाकी अपील्स को अटेंड जो किया जाएगा वो अटेंड किया जाएगा स्टेट बेंचेस द्वारा। यहाँ पे स्टेट जो सबसेक्शन 6 है उसमें स्टेट बेंचेस की बात की गई है, और स्टेट बेंचेस में भी ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो काउंसिल की रिकमेंडेशन पे स्टेट बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट कर देगी। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया कि यहाँ पे इनके एरिया बेंचेस भी हो सकते हैं, मतलब स्टेट बेंचेस सेम स्टेट में एरिया बेंचेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये प्रोविजो है, प्रोविजो में ये वाली बात बताई गई दोस्तों कि अगर एक स्टेट में अगर स्टेट बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है तो हो सकता है कि नेबरिंग स्टेट्स के जो लिटिगेशन होगी उन इश्यूज को लेकर के वो वाले स्टेट्स को भी ये डायरेक्शन दी जा सकती है कि वहां के एसएसएस जो है वो भी उस स्टेट जहां पे नेबरिंग स्टेट जहां पे स्टेट बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वहां पे अपनी अपील्स फाइल कर सकते हैं। ओके, और स्टेट बेंच और जो नेशनल बेंच, जो स्टेट बेंच या एरिया बेंचेस हैं वो अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो इश्यूज हैं सिर्फ उन्हीं को एंटरटेन करेंगे। वो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज को एंटरटेन नहीं करेंगे। जो प्रेसिडेंट है या स्टेट प्रेसिडेंट है वो अकॉर्डिंगली काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इन डिफरेंट रीजनल या एरिया बेंचेस में। इसके अलावा ये वाली बात भी है कि जो स्टेट बेंच है वहां पे भी क्या होगा, वहां पे स्टेट बेंच होगा वहां पे तो एक स्टेट प्रेसिडेंट होगा, और एक टेक्निकल मेंबर सेंटर का होगा और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का होगा। इसी तरीके से जो एरिया बेंचेस होंगे दोस्तों वहां पे एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक स्टेट टेक्निकल मेंबर सेंटर का होगा, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट का होगा। जो जो स्टेट प्रेसिडेंट बनेगा जो वो जुडिशियल मेंबर होगा, और जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर होगा वो स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ओके, अच्छा, इस बात को अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो प्रोविजन है वो प्रोविजन चाहे वो नेशनल बेंच की हो, स्टेट बेंच की हो, एरिया बेंच की हो या रीजनल बेंच की हो, वहां पे 3 मेंबर्स होंगे। लेकिन अगर कभी कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और वहां पे सिर्फ 2 ही मेंबर रह जाते हैं तो ये प्रोविजो सबसेक्शन 10 में ये वाली प्रोविजन लाई गई कि अगर जो नेशनल प्रेसिडेंट है या स्टेट प्रेसिडेंट है अगर उनको ऑथराइज करता है तो 2 मेंबर भी हियरिंग को कैरी ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक स्पेशल प्रोविजन डाला गया और जिसमें ये वाली बात को प्रोवाइड किया गया कि अगर किसी पर्टिकुलर बेंच में 2 मेंबर एब्सेंट हो जाते हैं और एक ही मेंबर अगर सपोज वहां पे अवेलेबल होता है तो उस सिचुएशन में भी अगर अमाउंट ऑफ टैक्स आईटीसी या डिफरेंस इन टैक्स आईटीसी फी फाइन पेनल्टी अगर वो अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, 50,000 रुपए तक का है, और अगर वहां पे कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है तो उस सिचुएशन में सिंगल मेंबर भी उस सिचुएशन में उस प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कर सकता है।
ओके, सबसेक्शन सबसेक्शन 11 में दोस्तों जो हाँ, ये बात कही गई कि जो डिसीजन होंगे, जो ये ट्रिब्यूनल के जितने भी बेंचेस हैं उन सभी के डिसीजन जो होंगे वो मेजोरिटी के बेस पे किए जाएंगे, मेजोरिटी के बेस पे किए जाएंगे। जैसे हमने देखा 3 मेंबर्स हैं तो उनमें से जो 2 मेंबर्स का व्यू होगा वो मेजोरिटी का व्यू जो है वो प्रिवेल करेगा। हालांकि इसके बारे में भी थोड़ा सा लिटिगेशन चल रही है, क्योंकि इसमें जैसा कि हमने देखा हर हर ट्रिब्यूनल में एक जुडिशियल मेंबर होगा या स्टेट प्रेसिडेंट या नेशनल प्रेसिडेंट होगा, और दूसरा जो होगा, दूसरे 2 जो होंगे, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट और एक टेक्निकल मेंबर सेंटर का होगा। अब अगर टेक्निकल मेंबर स्टेट और टेक्निकल मेंबर सेंटर के किसी चीज पे एग्री करते हैं और जुडिशियल मेंबर अगर सपोज उस पे एग्री नहीं करता है, तो वहां पे जो डिसीजन जो लिया जाएगा, तो वहां पे जो जुडिशियल मेंबर का जो डिसीजन होगा उसको ओवरलुक किया जाएगा और ये माना जाएगा कि जो मेजोरिटी ने जो व्यू दिया है या जो डिसीजन दिया है वही डिसीजन है, ट्रिब्यूनल का वही डिसीजन है। तो इसके बारे में भी आई थिंक डिस्कशन चल रहा है काफी, कि इस तरह से हम शायद जुडिशरी की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स प्ले आउट। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन जैसा कि हमने देखा सबसेक्शन 10 में, जैसा हमने देखा कि जहां पे 2 मेंबर्स भी किसी ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द नेशनल और द स्टेट प्रेसिडेंट। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है और दोनों मेंबर्स का व्यू अगर डिवाइड होता है, तो उस सिचुएशन में नेशनल या स्टेट प्रेसिडेंट जो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्रीमेंट नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को या उस पर्टिकुलर इशू को किसी और मेंबर को वो रेफर कर सकता है, और वो मेंबर का जो भी व्यू होगा उसके बाद में जो भी मेजोरिटी का व्यू होगा, मेजोरिटी में अब काउंट हमने जो पहले के 2 मेंबर्स थे उनको भी काउंट करना है, और जो जो न्यू मेंबर जिसको रोप इन किया गया कि वो अपना व्यू उस पर्टिकुलर इशू के बारे में दे, उसको भी हमने कंसिडर करना है। तो 3 में से जो 2 लोगों का व्यू होगा वो व्यू बाइंडिंग माना जाएगा, और वो व्यू माना जाएगा कि वो उस बेंच का वही व्यू है। ये आपस में सबसेक्शन 10 कहता है कि इनकी आपस में ट्रांसफर भी हो सकती है, ये सब प्रोसीजरल चीज है। और हाँ, और ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट प्रेसिडेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज ऑल प्रोसीजर। अब आते हैं दोस्तों हम लोग सेक्शन 1111 पे आते हैं। सेक्शन 1111 जो है वो ये है कि अब इनको प्रोसीजर क्या फॉलो करना है। अब एक बार सेक्शन 109 में एक बार उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, और सबसेक्शन 10 में जो दिया गया था, सबसेक्शन 10 में दिया गया था कि उनकी अपॉइंटमेंट जो होनी है, उनकी अपॉइंटमेंट क्या होगी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो बेंच के मेंबर्स होंगे अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन को लेकर के सबसेक्शन 110 में दिया था। अब अगर एक बार बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, अब उनकी प्रोसीडिंग जो होनी है वो उनकी प्रोसीडिंग कैसे होंगी, अब इस चीज को लेकर के हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं। और ये प्रोसीजर जो लिखा गया है वो सबसेक्शन सेक्शन 111 में लिखा गया है। पहली बात तो इसमें ये वाली लिखी गई है कि जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल होंगे, ये अपीलेंट ट्रिब्यूनल दे आर नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। वो 1908 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो प्रोसीजर ले डाउन किया है उससे वो बाउंड नहीं होंगे। दे कैन रेगुलेट देयर ओन अफेयर्स, वो अपने तरीके से जिस तरीके से वो प्रोसीड करना चाहते हैं वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है अपने अपने तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। वो कोई बाइंडिंग नहीं है कि जो उन्होंने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जो प्रोसीजर दिए गए उनसे दे आर नॉट बाउंड। और इसके अलावा भी उनके पास एक सिविल कोर्ट वाले जो राइट है दोस्तों, इनके पास वो सभी राइट्स हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास जो राइट होते हैं, वो सारे सारे राइट्स जो हैं वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास होते हैं अपनी 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 प्रोसीडिंग्स को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए। एक बार ये सब चीजें हम लोगों ने समझ ली, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि जो ऑर्डर पास होना है, जो ऑर्डर अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने पास करना है, वो ऑर्डर किस तरीके से पास होना है, इसको गवर्न करता है सेक्शन 113 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सो यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि जो एक बार जब प्रोसीडिंग सारी शुरू हो गई, और प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद में जो कंसर्न पार्टीज हैं,
अपीलेंट ने तो अपील फाइल की है, उसने तो अपना व्यू उसमें दिया ही है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में जो रिस्पोंडेंट था उसने भी अपना अपना अपने अपने जो उसकी ऑब्जर्वेशन वो उसने दे दी, और उनको एक बार बुला करके एक बार प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने के बाद में ये जो ट्रिब्यूनल है वो जो अपीलेंट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का जो ऑर्डर जो उनके सामने चैलेंज किया गया है, या तो उस ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको अनल भी कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये वाली भी है कि ये राइट भी दिया गया है कि ये जो ऑर्डर जो उनके सामने आया था, वो ऑर्डर को वो रिविजनल अथॉरिटी को रेफर बैक भी कर सकते हैं। वो रेफर बैक कर सकते हैं उस ऑर्डर को किसी अपीलेट अथॉरिटी को या रिविजनल अथॉरिटी को, या ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है उसको भी रेफर बैक कर सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने जब सेक्शन 107 जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वहां पे जो अपीलेट अथॉरिटी थी उनको सिर्फ कंफर्म, मॉडिफाई या अनल करने का ही राइट था, उनको रेफर बैक करने का टू एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ये राइट उनको नहीं दिया गया था। लेकिन ये वाला राइट सेक्शन 113 में ये वाला राइट अपीलेंट ट्रिब्यूनल को दिया गया है कि अगर वो चाहे तो वो कुछ ब्रॉडर एक्शन दे सकते हैं अपीलेंट अथॉरिटी को, रिविजनल अथॉरिटी को या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कि उन जो ब्रॉडर गाइडलाइंस वो देंगे वो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इन गाइडलाइंस के बेस पे इस नजरिए से जरा अपने डिसीजन को रिव्यू कीजिए और आप बताइए कि आपकी इसमें क्या फाइंडिंग है, उसके बेस पे अपीलेंट ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास कर सकता है। दूसरा जो सबसेक्शन 2 जो बात करता है दोस्तों, वो बात करता है कि इनके पास अगर जब वो हियरिंग करेंगे तो वो हियरिंग को एडजॉइन करने का भी उनके पास राइट है, और मैक्सिमम 3 टाइम्स एडजॉइनमेंट मिल सकती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ईच पार्टी, आई एम सॉरी। सो डिपार्टमेंट भी 3 बार रिक्वेस्ट कर सकता है एडजॉइनमेंट के लिए, और एसएससी भी 3 बार रिक्वेस्ट कर सकता है एडजॉइनमेंट के लिए। आई एम सॉरी। सबसेक्शन 3 में जो बात हो रही है दोस्तों, सबसेक्शन 3 में बात हो रही है कि अगर कोई मिस्टेक्स विच आर अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो उनके लिए भी उनको रेक्टिफाई करने का भी राइट अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये वाला आपके दिमाग में आ सकता है कि जब सेक्शन 161 स्पेसिफिक सेक्शन है और वहां पे ये राइट दिया ही गया है कि अगर सपोज कोई मिस्टेक्स हैं विच आर अपरेंट फ्रॉम द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, अगर ऐसी कोई मिस्टेक्स हैं तो विद इन 3 मंथ्स सो अबाउट वो अथॉरिटी उसकी रेक्टिफिकेशन कर सकती है, या कमिश्नर SC/ST CGA, कमिश्नर SC/ST UTJC की रिक्वेस्ट पे वो रेक्टिफिकेशन की जा सकती है, और या जो एग्रीड पर्सन है उसकी रिक्वेस्ट पे वो रेक्टिफिकेशन की जा सकती है। तो जब एक स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे पास थी, तो यहाँ पे सबसेक्शन 3 इन सेक्शन 113 में लाने की जरूरत क्या थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जब इसके बारे में मैंने सोचा, तो बेसिकली ये स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पे लाने का रीजन ये वाला है कि वहां पे जो सबसेक्शन सेक्शन 161 जो है वो एप्लीकेबल है ओनली टू GST अथॉरिटीज। अब जीएसटी अथॉरिटी जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल है वो जीएसटी अथॉरिटी नहीं है। इन माय अंडरस्टैंडिंग आई थिंक दैट इज द सोल रीजन व्हाई दिस स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर व्हिच आर पास्ड बाय द अपीलेंट अथॉरिटी, अपीलेंट ट्रिब्यूनल, इसीलिए ये स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पे लाई गई है, क्योंकि अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है वो सेक्शन 161 में कवर्ड नहीं है, राइट। ओके, और यहाँ पे भी इसमें ये वाली बात कही गई कि जब ये वाले इस तरह की कोई वो होगी, तो यहाँ पे या तो अपीलेंट ट्रिब्यूनल अपना सो मोटो कर सकता है, ये रेक्टिफिकेशन कर सकता है, या फिर कमिश्नर SC/ST UTJST की रिक्वेस्ट पे कर सकता है, या फिर जो कंसर्न एग्रीड पर्सन है उसकी रिक्वेस्ट पे ये रेक्टिफिकेशन की जा सकती है, प्रोवाइडेड कि ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसकी नोटिस में ये वाली बात को लाया जा सके। और अगर सपोज इस तरह की कोई भी अमेंडमेंट अगर होती है, अगर ट्रिब्यूनल करता है, और वो अगर सपोज वो एसएससी के टैक्सेबल पर्सन के राइट्स के अगेंस्ट जाती है, उसके फेवर में नहीं जाती है, तो उसको चांस टू बी हर्ट भी देना पड़ेगा। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 113 जो कहता है वो ये वाली बात कहता है कि उनको एडवाइस किया गया है, और ये कि विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, नॉर्मली जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग वो अपने ऑर्डर्स
ऑर्डर्स इशू कर दे। ऐसे ही रिक्वेस्ट आपने देखा था कि वहां पे भी जब अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात हम कर रहे थे तो वहां पे भी इस तरह की एडवाइजरी, वहां पे भी एक प्रोविजन थी जिसके हिसाब से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि 1 साल के अंदर अंदर वो अपने ऑर्डर्स को पास करते हैं। सबसेक्शन 5 दोस्तों डील करता है कि जहां पे अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अब अपना ऑर्डर अपना इशू कर दिया, अब उस ऑर्डर की एक कॉपी उनको अपीलेट अथॉरिटी को, रिविजनल अथॉरिटी को, ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को या एन अपीलेंट को या जुरिसडिक्शनल कमिश्नर ऑफ द स्टेट या यूटीजीएसटी को भी उनकी एक एक कॉपी उसको उसको भेजनी पड़ेगी। एंड सबसेक्शन 6 से मतलब ये वाला है कि जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो भी एक ऑर्डर इशू किया, उसके बाद में अगर उस ऑर्डर के अगेंस्ट सेक्शन 117 में 117 में हाई कोर्ट में अगर अपील नहीं की जाती है या सेक्शन 118 में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जाती है, तो दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट एज वेल एज ऑन द एसएससी टैक्सेबल पर्सन, राइट। तो अपीलेंट और रिस्पोंडेंट दोनों के ऊपर वो बाइंडिंग होंगे अनलेस के उस ऑर्डर के अगेंस्ट फर्दर अपील की जाती है इन हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 117 एंड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 118। इस पूरी प्रोविजन को दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली कैप्चर करने की कोशिश की है। ये हमारे कोई अपीलेंट अथॉरिटी है, ये रीजनल अथॉरिटी है, इन्होंने अपील का यहाँ पे इन्होंने कोई ऑर्डर पास किया, ट्रिब्यूनल के पास वो ऑर्डर आ गया। अब ट्रिब्यूनल के पास जब ऑर्डर आ गया तो ट्रिब्यूनल ने जब ऑर्डर पास करना है तो पहले तो उनको चांस टू बी हर्ड देना पड़ेगा जो कंसर्न पार्टीज हैं, उसके बाद में कंफर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं और उसके बाद में वो रेफर बैक भी कर सकते हैं अथॉरिटी को विद सम ब्रॉडर गाइडलाइंस के इन गाइडलाइंस के बेस पे आप अपने डिसीजन को रिव्यू कीजिए। उसके बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो वाला स्पेसिफिक राइट दिया गया क्योंकि 161 में ये राइट अपीलेट ट्रिब्यूनल कवर नहीं है। उसके अलावा एडवाइजरी दी गई इनको सबसेक्शन 4 में कि 1 साल के अंदर अंदर अपना ऑर्डर पास कर दें। उसके बाद में जब एक फाइनल ऑर्डर जब पास किया जाएगा तो उसकी कॉपीज जो है डिफरेंट अथॉरिटीज को इनको देनी पड़ेगी। और उसके बाद में सबसे सबसे लास्ट वाला सबसेक्शन 6 जो कहता है वो ये कहता है कि जो ऑर्डर जो पास किया जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा दैट विल बी फाइनल एंड दैट विल बी बाइंडिंग अनलेस कि वो फर्दर अपील प्रोसेस में आगे ट्रेवल करता है। दोस्तों अभी तक ये जो हमने देखा ये अभी तक हम जो बात कर रहे थे ये हम बात कर रहे थे सबसेक्शन ये हम बात कर रहे थे कि अगर 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 टैक्सेबल पर्सन अगर वो अपील प्रोसेस में आता है, सब रूल 1110 ने जो प्रोसीजर ले डाउन किया वो एप्लीकेबल है सिर्फ अगर अगर टैक्सेबल पर्सन अपील प्रोसेस में आता है इन फ्रंट ऑफ अपीलेंट ट्रिब्यूनल। लेकिन अगर सपोज डिपार्टमेंट भी अगर अपील प्रोसेस में आता है तो उसके लिए जो प्रोसीजर डिपार्टमेंट को फॉलो करना है वो दिया गया है रूल 111 में वो दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि अगर डिपार्टमेंट सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 112 में अपील प्रोसेस करता है तो उस केस में उनका फाइल जो अपील जो फाइल करनी पड़ेगी वो APL 07 में फाइल करनी पड़ेगी और उनको एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन जैसा कि हमने रूल 1110 में भी देखा था वो भी उनको विद इन 7 डेज उनको वो भी सबमिट करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पे फाइन जो है फाइन यहाँ पे नहीं उसको रेफर नहीं किया गया है और उसको रेफर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जब हम लोगों ने सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 112 जब किया था वहां पे भी अपील वर्ड के साथ में फाइन को उन्होंने लिखा था, वहां एप्लीकेशन नहीं लिखा था उन्होंने जो डिपार्टमेंट को फाइल करनी होती है अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 112। उसी और तो इसी प्रकार से बेसिकली यहाँ पे फाइन का जो फाइन जो है वो फाइन यहाँ पे जो फी है आई एम सॉरी इस फी नॉट फाइन जो फी है वो फी की डिपार्टमेंट को फी जमा करवाने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ APL 07 एप्लीकेशन और विद इन 7 डेज उनको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर जमा करवाना है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं रूल 112 के बारे में और रूल 112 बहुत इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन के बारे में बात करता है और ये बात करता है कि जो केस अब अपीलेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेंट अथॉरिटी के पास आया है डिस्कशंस के लिए कंसिडरेशन के लिए तो वो क्या इस लेवल पे अपीलेंट अथॉरिटी या अपीलेंट ट्रिब्यूनल के लेवल पे क्या ये जो कोई अगर एसएससी अगर चाहे या डिपार्टमेंट अगर चाहे वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस बात को बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है रूल 112 ने। सो दोस्तों एक एज ए थंब रूल
किसी भी एसएससी या डिपार्टमेंट को अगर उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका उनको लगता है कि उनकी कोई बेयरिंग हो सकती है उस हियरिंग के डिसीजन के बारे में, तो वो उनको जब उनकी जैसे ही जब वो केस डिस्कस हो रहा हो प्रॉपर ऑफिसर के सामने, तो तभी उनको प्रोड्यूस करना चाहिए, या जब जब अपीलेंट अथॉरिटी के सामने अगर वो केस जब कंसिडरेशन जब मैटर डिस्कस हो रहा है तो उनको वहां पे प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स ना तो प्रॉपर ऑफिसर के सामने जब प्रॉपर ऑफिसर के सामने रिप्रेजेंटेशन हो रही थी, ना तो वहां पे प्रोड्यूस किए गए और ना ही वो प्रोड्यूस किए गए जब अपीलेंट अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंटेशन हो रही थी, तो उस सिचुएशन में सेक्शन रूल 112 4 इंस्टेंसेस को डिस्कस करता है कि अगर अगर उस लेवल पे अगर पहले वाले किसी भी लेवल पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स अगर प्रेजेंट नहीं किए गए थे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट किया जा सकता है अपीलेंट अथॉरिटी या अपीलेंट ट्रिब्यूनल के सामने। कौन से वो 4 इंस्टेंसेस हैं, एक एक करके हम इनको देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला इंस्टेंस है कि जहां पे एडजुडिकेटिंग जो अथॉरिटी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एज अ केस में एपीलेंट ट्रिब्यूनल हैज रिफ्यूज्ड टू एडमिट एनी एविडेंसेस व्हिच आर ought to have been admitted। क्या मतलब अगर कोई एसएससी ने कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे, अगर एसएससी ये प्रूव कर सकता है कि उसने कोई डॉक्यूमेंट ऐसे सबमिट करने की कोशिश की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को या एपीलेंट अथॉरिटी को ऐसे डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की कोशिश की जिनकी बेयरिंग है ऑन द आउटकम ऑफ द केस, लेकिन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी या अपीलेंट अथॉरिटी थी, उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करने से ही मना कर दिया। अगर ऐसी बात प्रूव की जा सकती है तो अपीलेंट अथॉरिटी या अपीलेंट ट्रिब्यूनल उन एडिशनल एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर कर सकती है और उन रिकॉर्ड ले सकती है। दूसरी ऐसी है जहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेंट अथॉरिटी ने कोई देखी है फ्रॉम द लेकिन टाइम में सबमिट नहीं कर पाया बिकॉज ही वाज स्टॉप्ड बाय ए रीजनेबल कॉज। उसकी जेन्युइन लेवल पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए जा सके। अगर एसएससी ये वाली बातें प्रूव कर सकता है तो देन ये डॉक्यूमेंट भी अपीलेंट अथॉरिटी या पैनल के सामने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा सकते हैं एट द टाइम ऑफ जब ये एडजुडिकेशन हो रहा है, तो उस टाइम में ये डॉक्यूमेंट जो है ये डॉक्यूमेंट इन अथॉरिटीज के सामने सबमिट किए जा सकते हैं। तो वो इंस्टेंस हो सकता है जहां पे एसएससी से कोई डॉक्यूमेंट जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर था या अपीलेंट अथॉरिटी थी उसने डॉक्यूमेंट मांगे तो नहीं, लेकिन एसएससी को पता था उन डॉक्यूमेंट्स की कोई बेयरिंग है, उस बेयरिंग हो सकती है ऑन द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। तो उस सिचुएशन में भी अगर एसएससी ये प्रूव कर सकता है कि that he was stopped by a reasonable cause from submitting these documents at the earlier levels of adjudication or in front of the appellant authority, so that is this can be this done. And the last and the fourth instance would एसएससी अगर ये प्रूव कर सकता है कि जहां पे उसको एक फेयर चांस ही नहीं दिया गया वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, इन द सेंस तो उस सिचुएशन में भी अपीलेंट अथॉरिटी या अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास में वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल जो पेपर्स हैं वो सबमिट कर सकते हैं। अगर कभी भी एडिशनल अगर कभी भी अगर अपीलेंट अथॉरिटी या अपीलेंट ट्रिब्यूनल अगर सपोज भी कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है तो उसको पहले राइटिंग में रिकॉर्ड कि वो डॉक्यूमेंट को कर रहा है, ले रहा है और उसे क्यों लगता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके अलावा अगर जिस भी अपीलेंट ने या रिस्पोंडेंट जिसने भी वो डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं इन फ्रंट ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी या अपीलेंट ट्रिब्यूनल, तो देन रिस्पोंडेंट को भी राइट होगा वो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने का इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल विटनेसेस जो अपीलेंट या अपीलेंट या रिस्पोंडेंट ने एडिशनल डॉक्यूमेंट या एडिशनल जो उन्होंने अभी प्रेजेंट किए हैं। ओके, अच्छा, लेकिन
सबसेक्शन 4 इस बात को दोस्तों कहता है कि अगर ये जो ये बार जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट या एडिशनल एविडेंसेस पे ये बार सिर्फ डिपार्टमेंट या एसएससी द्वारा ही जो डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड प्रेजेंट करने हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये वाली बार है। लेकिन अगर अपीलेंट अथॉरिटी या अपीलेंट ट्रिब्यूनल को इन देयर ओन जजमेंट उनको लगता है कि उनको कोई ऐसे रिकॉर्ड्स को भी नजर में ऐसे रिकॉर्ड्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जो रिकॉर्ड पहले सबमिट नहीं किए गए हैं, तो देन दे कैन ऑलवेज आस्क फॉर सबमिशन ऑफ दोज एडिशनल एविडेंसेस और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, और उनको वो कंसिडर करके उसके बेस पे वो जो भी एप्रोप्रिएट डिसीजन उनको लेना है वो ले सकते हैं। सो आई थिंक ये इसके प्रैक्टिकल बहुत इसका यूज है। अगर इस पर्टिकुलर रूल का प्रैक्टिकली बहुत यूज है कि अगर सपोज कोई डॉक्यूमेंट या कुछ एविडेंसेस जो पहले नहीं भी सबमिट किए गए एट द टाइम ऑफ एजुडिकेशन इन फ्रंट ऑफ द एपीलेंट अथॉरिटी या एपीलेंट या एजुडिकेटिंग ऑफिसर, तो उनको भी बाद में प्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, रूल 113 दोस्तों बात करता है कि जब भी कोई ऑर्डर पास होएगा अपीलेंट अथॉरिटी द्वारा या अपीलेंट ट्रिब्यूनल द्वारा, तो उस सिचुएशन में उनको उसकी एक समरी जीएसटी एपीएल 04 में उनको उसकी एक समरी जो है उनकी एक समरी वहां पे देनी पड़ी, उनको समरी एक देनी पड़ेगी। एंड होपफुली इसी के बेस पे जो अब लायबिलिटी को जो लायबिलिटी लेजर्स में लेके जाना है, इसी के बेस में वो इसको भी वहां से पुश करेंगे और इसी के बेस पे वो उसको वहां पे पब्लिश करेंगे। सेक्शन 116 में दोस्तों ये रेलेवेंट सेक्शन मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि अब हम जितनी भी जीएसटी अथॉरिटीज के पास में हम लोग जाते हैं तो वो जीएसटी अथॉरिटीज नॉर्मली वहां पे एसएसएस खुद ही जाते हैं, हम सभी लोग एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वहां पे प्रेजेंट होते हैं। सो अब इस सिचुएशन को देखने के लिए कि ये अथॉरिटी फॉर रिप्रेजेंटेटिव ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और इसका बेसिस क्या है, इसके लिए सेक्शन 1116 यहाँ पे एक्ट में इंसर्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि जहाँ पे तो स्पेसिफिकली कि जो कंसर्न एसएससी है उसको स्पेसिफिकली आने के लिए कहा गया है क्योंकि उसकी कोई विटनेस लेनी है या उसका कोई स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है, तो वहां पे तो उसी को प्रेजेंट होना पड़ेगा। बट अदरवाइज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ एनी जीएसटी अथॉरिटीज। और कौन कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? जो भी उस एसएससी का या उस टैक्सेबल पर्सन का कोई रिलेटिव या रेगुलर एम्प्लॉय भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई एडवोकेट, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई कंपनी सेक्रेटरी हु इज हैविंग प्रैक्टिस और जो डीबार नहीं किया है वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई रिटायर्ड ऑफिसर हु इज रिटायर्ड एज ए कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी जिसने मिनिमम 2 years उसने एज ए ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर काम किया हो, वो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। और लेकिन उसमें एक बार लगाई गई है कि जब वो रिटायर होंगे तो उसके विद इन 1 year वो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये वाली बात लगाई गई है। इसके अलावा जो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स भी को भी एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो भी काम कर सकते हैं। कौन कौन लोग हैं दोस्तों जो सेक्शन 1116 के हिसाब से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते? कोई पर्सन हु हैज बीन डिसमिस्ड or removed from the government services, a person who has been convicted of an offense connected with any proceeding। अगर वो आदमी खुद ही कन्विक्ट हो गया है तो then he cannot act as an authorized representative। if is और थर्ड है if is found to be guilty of misconduct or prescribed authority by prescribed authority, और अगर वो इंस्टॉलमेंट अगर कोई पर्सन हो गया तो उस केस में भी वो ऑथराइज एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वो एक्ट नहीं कर सकता। और एनी पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड, अगर सपोज वो स्टेट जीएसटी एक्ट में या यूटी जीएसटी एक्ट में अगर सपोज वहां पे अगर वहां से डिस्क्वालीफाई है तो ये माना जाएगा कि वो सीजीएसटी में भी वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, यहाँ पे भी उसको डिस्क्वालीफाइड ही माना जाएगा। सेक्शन 119 दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और सेक्शन 119 में ये वाली बात लिखी गई है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर इशू किए उन अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अनलेस 117 में हाई कोर्ट के पास और 118 में सुप्रीम कोर्ट के पास, अनलेस वो अपील में ये अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर ट्रेवल करता है, उस सिचुएशन में ये जो टैक्स लायबिलिटी है अगर वो 117 में हाई कोर्ट या 118 में सुप्रीम कोर्ट के पास भी अगर लिटिगेशन में जाता है, उस केस में भी जो भी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे पेबल है वो सारी टैक्स लायबिलिटी एसएससी को डिस्चार्ज करनी पड़ेगी।
जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से बनती है। सेक्शन 120 के बारे में दोस्तों, ये नॉन लिटिगेशन पॉलिसी है डिपार्टमेंट की। नॉन लिटिगेशन पॉलिसी में क्या हो रहा है? नॉन लिटिगेशन पॉलिसी में डिपार्टमेंट, नॉन लिटिगेशन पॉलिसी में जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे डिपार्टमेंट कुछ इस तरह की पॉलिसी बना सकते हैं जहां पे वो कह सकते हैं कि अगर सपोज अगर किसी पर्टिकुलर केस में अगर कोई मॉनेटरी लिमिट को वो सेट कर सकते हैं या थ्रेशोल्ड लिमिट को सेट कर सकते हैं जिसके बिलो वो लोग अपील में नहीं, डिपार्टमेंट अपील में नहीं जाएगा। इसी तरह के पैरेलल प्रोविजन दोस्तों हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी है, जहां पे ये वाली बात को डिटरमिन किया गया है कि अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे डिपार्टमेंट नॉर्मली अपील प्रोसेस में नहीं जाता है। तो ऐसी ही पैरेलल प्रोविजन यहाँ पे हमारे जीएसटी एक्ट में सेक्शन 120 में लाई गई है। लेकिन यहाँ दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं दोस्तों, कि पहली बात तो यह है कि अभी सेक्शन 120 में कुछ भी नोटिफाई नहीं है, इसलिए ये प्रोविजन एक थ्योरेटिकल प्रोविजन ही है, अभी प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर कल कोई ऐसे अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट्स अगर कोई ऐसे नोटिफाई भी कर दिए जाते हैं, इवन उस सिचुएशन में भी अगर डिपार्टमेंट ने एक पर्टिकुलर केस में बिकॉज ऑफ दिस नॉन लिटिगेशन पॉलिसी एक पर्टिकुलर केस में लिटिगेशन में नहीं गया, तो देन उस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट किसी और केस में भी लिटिगेशन में नहीं जाएगा। मीनिंग देयर बाय कि डिपार्टमेंट को अगर लगता हो कि एक पर्टिकुलर मतलब ये कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करेगा, डिपार्टमेंट अगर एक पर्टिकुलर केस में लिटिगेशन में नहीं गया, सेम फैक्ट में अगर दूसरे केस में डिपार्टमेंट जाए तो लिटिगेशन में जा भी सकता है। That's one. दूसरी बात ये वाली है कि अगर डिपार्टमेंट ने कोई भी असेसी ये आर्गुमेंट नहीं लेगा या ये डिफेंस नहीं ले सकता कि डिपार्टमेंट ने किसी सेम फैक्ट्स और सेम फैक्ट्स वाले केस में कोई और केस में डिपार्टमेंट ने पहले अपील में नहीं गया था बिकॉज ऑफ द नॉन लिटिगेशन पॉलिसी अंडर सेक्शन 120 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, तो असेसी ये वाला स्टैंड नहीं ले सकता कि डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट भी जो, क्योंकि फैक्ट सेम है तो उसके अगेंस्ट भी वो लिटिगेशन में नहीं जाए। तो ये वाला स्टैंड जो है, ये लॉ में स्पेसिफिकली ये दो प्रोविजन दी गई हैं कि ये वाला स्टैंड जो है, ये वाला स्टैंड कोई एसएससी नहीं लेगा। दोस्तों इसके साथ ही मेरी डेलिब्रेशंस जो हमारा सेकेंड लेवल ऑफ अपील है अंडर सेक्शन 112 अपीलेंट ट्रिब्यूनल के केस में, वहाँ वो डेलिब्रेशंस मेरी कंप्लीट होती हैं। अगर आपके दोस्तों हमारे पहले वाले वीडियोस जो सबसेक्शन 107 और सेक्शन 107 और सेक्शन 108 पे हम लोगों ने बनाए, और जो ये वाले वीडियो जो हम लोगों ने सेक्शन 112 पे बनाया, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन ईमेल मी, एंड आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपके पास आने वाले वीडियोस भी जल्दी से जल्दी आपके पास आ सकें। सी यू नेक्स्ट वीक दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ। और हमारा जो पार्ट 4 होने वाला है, जो कि होगा सेक्शन 1117 और सेक्शन 1118 की जो अपील है उनके ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता हूं इन 1 वीक। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। वैक्सीन आ गई है लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, तो इसलिए प्रिकॉशन जो लेनी है कोविड-19 से बचने के लिए, उनका जरूर ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर डिवोटिंग योर टाइम सर। थैंक यू।